चैप्टर 955 कृष ने क्यों किडनैप किया डॉक्टर्स को। आशी उसे तड़पते हुए नहीं देख सकती थी। कृष ने जल्दी से बैठकर हेडरेस्ट को अपनी मजबूत मुट्ठियों में जकड़ा लिया क्योंकि वह अपनी फायरफ्लाई को छूने का रिस्क नहीं ले सकता था। देखते ही देखते कुछ घंटे का वक्त गुजरा था। आशी जो कि थककर चूर हो चुकी थी, अपने साइको के दर्द के कम होने का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त बेइंतहा आंसू और थकान थी, तो वही कृष की हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसकी आंखों में भी इस वक्त बहुत तकलीफ और आंसू थे। अचानक उसने एकदम से आशी को कस के अपने सीने से लगा लिया और पूरे चेहरे पर किस करते हुए बोला, अब बस करो साइको की जान, मर जाओगी और मुझे भी मार दोगी। क्यों फायरफ्लाई, क्यों? क्या एक पल के लिए भी तुम्हें डर नहीं लगा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, या मैं अपने पागलपन में आकर तुम्हें कुछ। इससे पहले कृष आगे कुछ कहता, आशी ने एकदम से उसके होठों पर अपनी उंगली रख मुस्कुराते हुए कहा, जो खुद मेरे लिए इस हद तक पागल है कि खुद को भूल जाए, वह भला मुझे कैसे भूल जाएगा? साइको, तुम सचमुच साइको हो, लेकिन सिर्फ मेरे लिए। यू लव मी ना? तो कृष ने उसकी आंखों में देखते हुए आंसू को अपने सीने से लगाकर कहा, अपनी जान से भी ज्यादा। फायरफ्लाई, आई कांट लिव विदाउट यू माई लव, आई कांट लिव विदाउट यू। वह तो तुम्हारा पागलपन देखकर मुझे पता चल गया, लेकिन साइको प्रॉमिस मी, आगे से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, वरना मैं पक्का नाराज हो जाने वाली हूँ तुमसे। फिर देखना, कितना भी मनाओगे मैं नहीं मानूंगी। कहकर आशी ने अपनी गाल फुला लिए थे। वह इस वक्त इतनी प्यारी लग रही थी कि कृष को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। एकदम से उसके होठों को अपने होठों में भरे एक स्मूच के साथ बोला, प्रॉमिस, और वैसे भी तुम्हारी मोहब्बत के नशे के आगे कोई और नशा मुझ पर काम ही नहीं करता। तुमने ही कहा था ना? हाँ वह तो है। आशी कृष के सीने पर लिपटे हुए एक ब्लैंकेट के अंदर कांप रही थी। जब अचानक ही कृष को कुछ याद आया, उसने झटके से अपने सीने में लिपटी हुई आशी को देखा और उसका ध्यान बेड पर गया, जो कि बर्फ के ठंडे पानी से पूरी तरह भीगा हुआ था। हालांकि कुछ देर पहले कृष के बदन में ड्रग के गर्मी का कुछ ऐसा असर था कि उसे यह ज्यादा फील नहीं हो रहा था, लेकिन आशी जो कि प्रेग्नेंट भी थी और ऊपर से बाहर का मौसम पूरी तरह ठंडा था, जिसका कुछ असर अब बेड पर भी होने लगा था। कृष ने एकदम से आशी को यूं ही अपने सीने से लगाए बेड पर हड़बड़ाकर बैठते हुए कहा, ओह शिट, फायरफ्लाई, ये बेड तो। कहते हुए कृष ने गुस्से से आशी को घुरा, यू स्टूपिड गर्ल, क्या करूं मैं तुम्हारा? प्यार करो और क्या करोगे? कहकर आशी अपने होठों का गोल पाउट बनाकर उसे अपनी टिमटिमाती आंखों से देखने लगी, लेकिन कृष अपना सर झटक जल्दी से उसे गोद में लिए सोफे की तरफ भागा। वह उसे जल्दी से सोफे पर बिठाकर क्लोजेस्ट रूम में गया और जल्दी से वार्डरोब से एक बड़ा सा ब्लैंकेट लाया। आशी को कवर करते हुए बोला, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। साइको, पहले पेंट पहनो अपनी गंदे कहीं, कहकर आशी में शर्माकर तुरंत अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और उसकी बात पर कृष के भागते हुए कम कुछ सेकंड के लिए रुके और उसने जल्दी से पलट आशी को एक नजर घुरा और मुंह बनाते बोला, गंदा और मैं? शायद तुम भूल गई हो फायरफ्लाई, अभी तो गंदी गंदी हरकतें कोई और ही कर रहा था। खैर तुम्हें तो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले। कहकर कृष जल्दी से इंटरकॉम उठाकर किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और धड़ाम से फोन पटक आशी को एक बार फिर अपनी गोद में ब्राइडल स्टाइल में उठाकर तेजी से बाथरूम की तरफ दौड़ा। इस वक्त दोनों के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। आशी को बहुत शर्म आ रही थी। उसने कृष के गले में अपनी बाहें लपेटकर उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट। साइको, तो मुझे यहाँ क्यों लाए हो? देखो मैं पहले ही बहुत नहा चुकी हूँ, अब मुझे नहीं होगा। मुझे बहुत ठंड। शट अप, उसी का इंतजाम कर रहा हूँ, बस शांत रहो। कृष ने जल्दी से पानी का टेम्परेचर सेट किया और आशी को अपनी गोद में लिए बाथटब में एंटर करता है। हालांकि ड्रग का असर कुछ हद तक अभी भी उस पर मौजूद था, लेकिन इतना कि वह उसे आराम से कंट्रोल कर पा रहा था। अब आशी कृष की गोद में बाथटब के अंदर थी। उसका सर कृष के सीने पर रखा हुआ था और आंखें बंद वह सुकून का एहसास कर रही थी, तो वही कृष बहुत ही प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए उसकी बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान कृष आशी से बहुत ही प्यार से पेश आ रहा था। वह अपने हाथों से आशी को क्लीन कर रहा था और आशी के गले, कॉलर बोन और गालों पर किस कर रहा था, जिसे महसूस करके आशी के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो रही थी। साइको, तुम ठीक हो ना? और अब तुम्हारी तबीयत? आयुष, तो कृष ने आशी को क्लीन करते हुए प्यार से कहा, अब तक तो ठीक था मेरी जान, लेकिन तुम्हारे करीब आकर, उफ, योर फ्रेग्रेंस टेकिंग मी आउट ऑफ कंट्रोल अगेन। बाय द वे, पहले ये बताओ, यू ओके, फीलिंग बेटर? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही?
कहते हुए कृष के हाथ उसके पैरों के बीच जा रहे थे, जिसका मतलब वह बहुत अच्छे से समझ गई थी। उसने मुस्कुराकर कृष के सीने पर हल्का सा किस करते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ साइको, तुमने जिस तरह खुद को काबू किया, भला मुझे कुछ हो सकता है। अच्छा अब तुम बताओ, कैसा फील कर रहे हो? आशी इस वक्त कृष की गोद में थी। गुनगुने पानी से भरा हुआ टब जो उसके बदन की हर तकलीफ और थकान को दूर कर रहा था, उसे सुकून मिल रहा था, खास तौर से कृष के हाथों का प्यार भरा टच। उसकी सांसें तेज हो रही थी, उसकी पीठ कृष के सीने से लगी हुई थी। और तभी आशी को कृष के हाथ अपने बदन पर बहुत ही सेड्यूस तरीके से चलते हुए महसूस हुए, जो महसूस करके ना चाहते हुए भी आशी के मुंह से सिसकियां निकलने लगी। उसने कृष को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, आह है साइको, ये तुम, आह, तुम ही ने तो पूछा था मैं कैसा हूँ, बस वही तो बता रहा हूँ। तुम्हारे करीब आकर एक्टिव हो रहा हूँ। वह नशा तो कब का भूल चुका हूँ, लेकिन अब यह नशा जो मेरे दिल और दिमाग पर चढ़ा है, इसका क्या करूं? कहकर कृष ने अपने दोनों हाथों से आशी के पीछे उसको पीछे से पकड़ लिया, जो महसूस करके आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आयुष साइको, बस बस यही आवाजें, तुम्हारी मीठी मीठी आवाज में क्यूट क्यूट मौन। कृष धीरे से आशी का चेहरा अपनी तरफ कर उसके होठों को लिक करता है और आंखों में मदहोशी से देखते हुए अपने दोनों हाथों से उसके पीछे को हल्के हल्के प्रेस करते हुए बोला, फायरफ्लाई, आई नो ये गलत है, पर सच कहूं तो काबू करना मुश्किल हो रहा है। दिल कर रहा है कि आफ। कृष ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, जैसे मानो खुद को काबू कर रहा है। तो वही उसकी बात सुनकर आशी का चेहरा शर्म से लाल होने लगा था, लेकिन फिलहाल वह अपने पति की इंटेंशन और तड़प को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही थी। उसने धीरे से कृष का चेहरा हाथों में थाम हल्के से किस करते हुए कहा, साइको, अगर तुम चाहो तो, मेरा मतलब तुम्हें खुद को तड़पाने की जरूरत नहीं है। मैं। आशी के शब्द कृष के दिल से निकल रहे थे, क्योंकि वह भी यही सुनना चाहता था, लेकिन फिलहाल आशी की जो कंडीशन है शायद वह उसे बर्दाश्त ना कर पाती। बस यही एहसास ना चाहते हुए भी कृष को खुद को रोकने के लिए मजबूर कर चुके थे। और अब उसने एकदम से आशी के होठों को अपने होठों में भर लिया और उसे हल्के हल्के चूमने लगा, तो वही आशी भी उसका पूरा साथ दे रही थी। दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशन के साथ प्यार कर रहे थे। कृष इस बार बहुत सॉफ्ट था और बहुत प्यार से पेश आ रहा था, जो आशी को सुकून का एहसास करा रहे थे। वह दोनों इस दौरान एक दूसरे को पागलों की तरह कीस कर रहे थे। आशी, जो कि कृष को अपने अंदर महसूस करने के लिए पूरी तरह रेडी थी, अचानक ही कृष ने उसके होठों को छोड़ा और एक झटके में उसे पानी से लेकर बाहर आया, जिसकी उम्मीद आशी ने तो बिल्कुल नहीं की थी। वह हैरानी से कृष की तरफ देखने लगी, तो कृष ने हल्के से मुस्कुराकर उसे टॉवल में लपेटते हुए कहा, उद्धरण चिन्ह, माना कि हर बार फायरफ्लाई की मोहब्बत में ये ड्रैगन कंट्रोल खो देता है अपना। बट रिमेंबर माई लव, इस फायरफ्लाई की उसी मोहब्बत के लिए ड्रैगन खुद को काबू करना भी जानता है। अभी तो रोक रहा हूँ खुद को, बट आई स्वेयर माई लव, बस एक बार इन छोटे छोटे जुगनुओं को बाहर आ जाने दो, उसके बाद ऐसा घुसूंगा तुम्हारे अंदर की जिंदगी भर निकाल नहीं पाओगी। बहुत शौक है ना मेरे पेशेंस को आजमाने का, मुझे छोड़कर इंडिया भाग आने का। भूला नहीं हूं मैं, इसकी सजा अभी ठीक से मिली नहीं है तुम्हें, सो बी रेडी। दिस ड्रैगन विल गेट स्टक इनसाइड यू वेरी वेरी सून, और तब तुम्हें पता चलेगा ये साइको कितना साइको है तुम्हारे लिए। कहते हुए कृष की आवाज में थोड़ा गुस्सा, थोड़ा पागलपन, दुनिया भर की मोहब्बत और एक दीवानगी थी। उसका जुनून उसकी आंखों में फिर से दिखाई दे रहा था। वह आशी के गीले बालों को टॉवल में लपेट अपनी गोद में लिए बाथरूम से अटैच वार्डरोब की तरफ चला गया। तो वही उसकी बात सुनकर आशी तो सांसें ही गले में अटक गई थी। कृष के ख्याल उसके लिए किस हद तक वाइल्ड, ये सोचकर ही अब उसकी जान जा रही थी। उसने मासूम सा चेहरा बनाते हुए लगभग रोनी जैसी आवाज में बोली, क्या लेकिन साइको, तुमने तो मुझे उसके लिए माफ कर दिया था ना? ये तो चीटिंग है। चीटिंग कहो या इश्क, जुनून और पागलपन, सब तुम्हारे लिए है फायरफ्लाई। उद्धरण चिन्ह। कहकर कृष ने आशी को अपने हाथों से कपड़े पहनाए और खुद भी रेडी होकर उसे अपनी गोद में लिए क्लोजेट कमरे से बाहर निकाला। तो अचानक ही कमरे में लेडी डॉक्टर्स और नर्स की लंबी चौड़ी फौजी, जो गिनती में लगभग 50 थी, अपने आसपास कई बड़े और छोटे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट लिए खड़ी थी, जिन्हें देख आशी पूरी तरह हैरान रह गई। ऐसा लगा मानो वह किसी स्ट्रिक्ट मिलिट्री परेड में आई हो, बिल्कुल सावधान पोजीशन में खड़ी, चेहरे पर घबराहट भरे एक्सप्रेशन, माथे से पसीना बह रहा था और हाथ पैर कांप रहे थे। और उनके पीछे कुछ सिक्योरिटी गार्ड हाथों में एक -47 राइफल लिए, आंखों पर पिंक शेड और पिंक कपड़े पहनने के बावजूद बहुत ही ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे थे।
उन लड़कियों के चेहरे की एक्सप्रेशन देख साफ मालूम हो रहा था कि उन्हें अचानक जबरदस्ती यहाँ लाया गया था। आशी ने क्रिश की तरफ देख हड़बड़ाते हुए बड़ा सा मुंह फाड़े कहा, अभी इन लोगों को कहाँ से उठा लाया? साइको ये सब। आशी ने ना समझी में क्रिश की तरफ देखा, और इससे पहले वह कुछ समझ पाती तो क्रिश धीरे से उसे बेड पर लेटाता है जिन्हें सर्वेंट की टीम ने पहले ही चेंज कर दिया था। और अब क्रिश ने आंखों से इशारा किया तो लेडी डॉक्टर की टीम, जो कि अब तक घबराई हुई पसीने से तरबतर नजर आ रही थी, अचानक उन सभी की नजरें क्रिश पर टिक चुकी थी। और वहां अपनी फटी फटी आंखों से अपने सामने खड़े उस हैंडसम अंग्रेज को देख रही थी, जिनमें से शायद कुछ लड़कियों ने क्रिश को पहचान भी लिया था क्योंकि फिलहाल उसने अपने चेहरे पर कोई मास्क कैरी नहीं किया था। उनकी नजरें तो क्रिश के अट्रैक्टिव बॉडी और शार्प फेशियल फीचर से तो हट ही नहीं रहे थे, जब अचानक ही क्रिश की गोद में एक छोटी सी लेकिन प्रेग्नेंट लड़की को देख कहीं ना कहीं उन लोगों को जलन भी हो रही थी। वह मुंह फाड़े एक दूसरे का चेहरा देख रही थी। क क्रिश द डेविडसन, ये तो हॉलीवुड सुपरस्टार। ओ माय गॉड, इसका मतलब हम सबको। इससे पहले वह लड़कियां आपस में बड़बड़ाते हुए आगे कुछ समझ पाती, अचानक कमरे में एक जोरदार बुलेट फायर की आवाज आई और उन सभी का ध्यान क्रिश की तरफ गया, जो कि अपने हाथों में लिए पिस्टल में बुलेट चेक करते हुए बड़े ही कोल्ड और एटीट्यूड के साथ बोला, अगर मुझे घूरना हो गया हो या अपने चेहरे पर मौजूद आंखों से थोड़ी भी मोहब्बत हो, तो जिस काम के लिए तुम्हें उठाकर यहाँ लाया गया है उसे पूरा करो, वरना। उद्धरण चिन्ह। तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि अब तक मेरा जो चेहरा तुम लोगों को सबसे खूबसूरत लग रहा है, वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे डरावना नाइटमेयर बन जाएगा, और शायद वह आखिरी चेहरा जो तुम इन आंखों से आखिरी बार देखोगी। अंडरस्टैंड? कहते हुए क्रिश की आवाज में खतरनाक वार्निंग थी, जिसे सुनते ही वह लड़कियां एक बार फिर कांप उठी और घबरा कर बोली, यस यस। अब वह सभी जल्दी से आगे बढ़ी और आशी का ट्रीटमेंट करने लगी, तो वही आशी क्रिश के चेहरे पर गुस्से भरे एक्सप्रेशन देख खामोश रहना ही बेहतर समझता है। अरे साइको ये डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक। उस शट अप फायरफ्लाई, उन्हें अपना काम करने दो। और तुम लोग सुना है, मेडिकल की हर फील्ड में बेस्ट रैंक है ना तुम्हारी, देन काइंड योर इन्फॉर्मेशन। एक फील्ड में मैं भी नंबर 1 खिलाड़ी हूँ, और वह बिना इमोशंस लोगों की जान लेना। अब ये तुम सब पर डिपेंड करता है कि तुम लोग अपना टैलेंट दिखाओगे या मैं अपना दिखाऊं। द चॉइस इज योर्स। कहते हुए क्रिश बिना पीछे देखे अचानक ही आईने पर लगे आशी की छोटी सी बिंदी, जो शायद उसने कभी उतार कर रखी होगी, को शूट करता है, और अगले ही पल वह कांच तेज आवाज के साथ टूटकर फ्लोर पर गिर गया था। उसका निशाना इतना पक्का था जिसे देखते ही सभी डॉक्टर की हालत खराब हो गई थी। अपनी बातें कहकर क्रिश तेजी से कमरे से बाहर निकला, और वह सभी तुरंत अपने काम में लग गई थी। कोई आशी की नब्ज से चेक कर रही थी, तो कोई उसका अल्ट्रासाउंड कर रही थी, कोई बच्चे की धड़कन चेक कर रही थी, तो कुछ उसके शरीर पर अजीबोगरीब तार और इंस्ट्रूमेंट के जरिए ईसीजी कर रही थी। उन सभी की नज़र उन्हें असिस्ट कर रही थी, तो वही क्रिश कमरे के बाहर एक सोफे पर बैठे मेल डॉक्टर से अपना चेकअप करवा रहा था। कुछ 956 इमरजेंसी और निक का पैरालाइज अटैक, और अगले ही पल वह कांच तेज आवाज के साथ टूटकर फ्लोर पर गिर गया था। उसका निशाना इतना पक्का था जिसे देखते ही सभी डॉक्टर की हालत खराब हो गई थी। अपनी बातें कहकर क्रिश तेजी से कमरे से बाहर निकला, और वह सभी तुरंत अपने काम में लग गई थी। कोई आशी की नब्ज से चेक कर रही थी, तो कोई उसका अल्ट्रासाउंड कर रही थी, कोई बच्चे की धड़कन चेक कर रही थी, तो कुछ उसके शरीर पर अजीबोगरीब तार और इंस्ट्रूमेंट के जरिए ईसीजी कर रही थी। उन सभी की नज़र उन्हें असिस्ट कर रही थी, तो वही क्रिश कमरे के बाहर एक सोफे पर बैठे मेल डॉक्टर से अपना चेकअप करवा रहा था। कुछ देर बाद, सर हमने मैडम को पूरी तरह चेक कर लिया है। फुल बॉडी एग्जामिनेशन के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उन्हें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट हमने उनकी मेडिसिन में ये कुछ नया ऐड किया है, इससे उन्हें और बच्चों को जरूरी न्यूट्रिशंस मिलेंगे। उद्धरण चिन्ह। हम आई होप तुम लोगों ने अपना काम अच्छे से किया होगा, वरना। खैर रवि, यस यस किंग, ले जाओ इन सब को, और समझा देना कि इन्होंने जो भी यहाँ देखा या सुना है यही छोड़ कर जाए। इसी में इनकी भलाई है, और उनकी कीमत इन्हें दे देना। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर, हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे, प्रॉमिस। कहकर वह सभी डॉक्टर और नर्स तेजी से वहां से भागी, जिसके बाद क्रिश आशी से मिलने उसके कमरे में गया, जहां एक सर्वेंट खाने की प्लेट अरेंज कर रही थी। क्रिश के आने के एहसास से ही उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे, तो वही क्रिश ने उसे जाने का इशारा किया तो वह सर पर पैर रखकर भागी, और अब क्रिश आशी के बगल में बैठ बड़े प्यार से उसके माथे पर किस करता है।
फीलिंग बेटर, चलो खाना खा लो, फिर तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। मैं तो ठीक हूँ साइको, और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, पर तुम तो मेरी कुछ सुनते ही नहीं हो। आखिर क्या जरूरत थी इतने सारे डॉक्टर को लाने की? तुम्हें पता है वह सब कितना डर रही थी, मुझे तो उन सब की हालत देखकर ही दया रही थी। साइको, तुम इतने खड़ूस क्यों हो? कहकर आशी ने मासूम सा चेहरा बना लिया तो क्रिश उसे प्यार से अपनी गोद में उठाकर सोफे की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, क्योंकि सबके साथ सॉफ्ट हो जाऊं यह मेरा नेचर नहीं, और न ही हर कोई मेरी फायरफ्लाई है जिसकी नादानियां इस ड्रैगन को पिघला दे। यू नो वेरी वेल माई लव। कहकर क्रिश आशी को अपनी गोद में लेकर बैठा तो आशी हल्के से मुस्कुरा देते हैं उसे अपने हाथों से खाने की वाइट बनाकर देने लगा। तो आशी ने वह बाइट क्रिश के होठों की तरफ घुमाते हुए कहा, पहले तुम खाओ और ये बताओ तुम्हारे डॉक्टर ने क्या कहा? इस नशे की तलब कब तक खत्म होगी? तुम अच्छे से जानते हो मैं हर बार तुम्हें काबू नहीं कर पाऊंगी, और वह भी यह मटके जैसा पेट लेकर। कहकर आशी ने मासूमियत से अपने पेट की तरफ इशारा किया, जो सुन क्रिश उसके पेट को हल्के हल्के सहलाते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, यहाँ आने से पहले ही मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी को इसका एटीट्यूड बनाने का ऑर्डर दिया था, और अब वह रेडी भी हो चुका है। बस कुछ दिनों में टेस्ट का फाइनल रिजल्ट आते ही वह मुझे रिसीव हो जाएगा, और तब तक मैं कोशिश करूंगा कि खुद को काबू कर सकूं। बट बीवेयर, खबरदार, जो कल रात की तरह कोई बेवकूफी की तुमने एक पल के लिए भी सोचा है? अगर मैं खुद को काबू नहीं कर पाता तो तुम्हारे साथ साथ हमारे बच्चे भी। इससे पहले क्रिश आगे कुछ कहता, आशी ने एकदम से उसके मुंह में खाने की अगली बाइट ठूसते हुए मुंह बनाकर मासूमियत से कहा, हाँ हाँ ठीक है, समझ गई। कब से डांट रहे हो इसी बात के लिए, गुंडे कहीं के? एक तो मैं तुम्हारे लिए इतनी तकलीफ सही, ऊपर से तकलीफ कहाँ हो रही है तकलीफ? दिखाओ मुझे उस स्माइल विद हॉर्न्स में। डॉक्टर ने तो कहा था कि मैं छोड़ूंगा नहीं इन्हें, आई विल किल। इससे पहले क्रिश आगे कुछ कहता, आशी एक बार फिर अपने सर पर हाथ मारते हुए, हे कान्हा जी, क्या करूं मैं इस आदमी का? जब देखो तब गुस्सा नाक पर ही चढ़ा रहता है। ओफो साइको, मुझे वह तकलीफ नहीं हो रही है, बल्कि मुझे नींद आ रही है। तुम्हारी वजह से मैं ठीक से सो भी नहीं पाई, और तुम हो कि बस लोगों को मारने काटने के अलावा कुछ नहीं आता। वैसे एक बात बताओ, तुम अभी इतना पागलपन कर रहे हो साइको? सच सच बोलो, मैं जब अमेरिका में नहीं थी तुमने कितने लोगों को मारा? एक मिनट, पापा कह रहे थे कि तुम अपना वादा पूरा कर रहे हो, दुनिया को तबाह कर रहे हो, लेकिन ठीक से कुछ नहीं बताया। आशी एकदम से उछलकर क्रिश का कॉलर अपनी मुट्ठी में पकड़ लेती है, और उसे शक भरी निगाहों से देखते हुए उसका कॉलर लगभग हिलाते हुए बोली, सच सच बताओ साइको, क्या क्या पागलपन किया था तुमने? ऐसी भी कौन सी तबाही मचाई थी जिससे बाबा भी परेशान थे? और यह रवि का बच्चा, कितनी बार कहा कि तुम्हारी कोई इन्फॉर्मेशन दे, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता था। सच सच बोलो साइको, क्या सब लोग मिलकर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? देखो अगर ऐसा कुछ है ना तो मैं। इससे पहले आशी आगे कुछ कहती, क्रिश जो कि कुछ पल के लिए खामोश हुआ था, एकदम से उसके मुंह में खाने की बाइट डालता है। शट अप फायरफ्लाई, खाना खाओ चुपचाप। और अपने ही ख्यालों में गम खुद से बोला, रोशन है तेरे दम से मेरे इश्क का ये जहां, और जो बात तेरी आंखों के इश्तिहार में है वह मेरे काबू में कहां, कि क्या हाल होता है मेरा तेरे बिना। ये बात ना कोई समझे तो मैं समझाऊं कैसे? अपना दर्द, तड़प और जुनून किसी को बतलाऊं कैसे? जहां सबकी चाहत है चिरागे रोशन, मैं अपना अंधेरा दिखलाऊं कैसे? कि मेरा दिल तो सांस लेता है तुझ में, तो तेरे बिना इसे धड़काऊं कैसे? इंसान बनूं तो कैसे, तो इस दुनिया को बचाऊं कैसे? सोचते हुए जहां क्रिश काफी सीरियस नजर आ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड में, और इस तरह बीस्ट को उसकी ब्यूटी मिल गई, और फिर वह अपने सारे गलत काम छोड़कर अपनी प्यारी सी ब्यूटी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए गौरी ने हाथ में मौजूद किताब को एकदम से बंद किया और एक साइड होते हुए बोली, निक, ये कहानी तुम्हें कुछ जानकारी नहीं लग रही? ऐसा नहीं लग रहा जैसे हमने ये बिस्ट और ब्यूटी को अपनी रियल लाइफ में देखा है? गौरी के सवाल को सुन निक, जो कि हॉस्पिटल बेड पर हेड रेस्ट के सहारे लेटा हुआ था, कंफ्यूजन से उसकी तरफ देख बोला, मतलब तुम किसके बारे में बात कर रही हो? और किसके? डेविल अंकल और खुशी आंटी के बारे में। और फिर हमारे घर में भी तो एक है ना, क्रिश जीजू और आशी दीदी। हाँ, सच, उन लोगों की जोड़ी भी बिस्ट और ब्यूटी से कम नहीं है। कहते हुए गौरी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, जब निक ने धीरे से उसका हाथ बढ़ाकर अपने हाथों में थामते हुए कहा, अच्छा तुम मेरे भाई को बिस्ट कह रही हो? हम तो ये बताओ लिटिल गर्ल, अगर उन लोगों की जोड़ी तुम्हारे लिए ब्यूटी एंड द बिस्ट की स्टोरी की तरह है,
तो फिर हमारी जोड़ी कैसी है? तुम मुझे क्या कहोगी? हम। निक के सवाल पर गोरी उसके और अपने कैरेक्टर के बारे में सोचने लगी जब अचानक ही निक दुखी मन से कहा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जवाब है कि मैं तुम्हारी स्टोरी के किसी भी कैरेक्टर से मैच नहीं करता। क्योंकि बिस्ट के पास तो फिर भी उसके हाथ पैर थे, लेकिन मैं। इससे पहले निकले कुछ कहता गोरी ने तुरंत उसके होठों पर अपने हाथ रखे और गुस्सा कर बोली, निक स्टॉप इट, तुम फिर से वही बकवास शुरू मत करो। तुम जानना चाहते हो ना कि हमारी स्टोरी किस कैरेक्टर की तरह है? तो सुनो, हाँ, तुम किसी भी फ्री टेल की कहानी के कैरेक्टर से मैच नहीं करते, लेकिन इससे ये सच नहीं बदल जाता कि तुम एक राजकुमार हो, एक रियल लाइफ राजकुमार, जिसे पाना हर लड़की का ख्वाब हो सकता है। हाँ, तुम थोड़े खड़ूस हो, बिस्ट की तरह नहीं, लेकिन फिर भी एक घमंडी गुस्सैल राजकुमार। और मैं स्वीट सी फ्री टेल वाली सिंड्रेला जो तुम जैसे खड़ूस को संभाल रही है और हर बार कोई भी बकवास करने से रोकती है। निक, तुम कब सुधरोगे? कहकर गोरी ने मासूम सा चेहरा बना लिया। उसे निक पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जो उसकी आंखों से भी नजर आ रहा था, और इसे समझकर निक ने प्यार से उसके हाथों को सहलाते हुए कहा, हम समझ गया। क्या समझ गए? गोरी ने मुंह बनाकर पूछा, जिस पर निक ने मुस्कुरा कर कहा, यही कि तुम झूठ बहुत अच्छा बोलती हो। किसी की कमियों को छुपाना, उसे अंधी मोहब्बत करना और उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देना किसे कहते हैं, वह मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। लिटिल गर्ल, मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, तुम्हारा करियर, तुम्हारे सपने, सब कुछ, तुम्हारी खुशियों, एक अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ प्यार भरे वक्त गुजारना। हाउ कैन यू एक्सेप्ट ऑल दिस? क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने तुम्हें अपने साथ बांधकर तुम्हारी लाइफ स्पॉइल कर दी? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो शायद तुम्हारी लाइफ आज कुछ और इससे पहले नेक आगे कुछ कहता, गोरी ने एकदम से उसका हाथ झटक अपनी जगह से खड़े होकर 2 कदम दूर जाते हुए चिल्लाकर बोली, निक स्टॉप इट, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम बार बार? मैं तुमसे कितनी बार कहा है, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ स्पॉइल नहीं हो रही, और ना ही मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई रिग्रेट है। अरे मैं प्यार करती हूँ तुमसे, क्या इतनी सी बात समझ नहीं आती तुम्हारे? बहुत गुस्सा आता है ना तुम्हें? लेकिन अभी मुझे आ रहा है, दिल तो कर रहा है खींचकर एक थप्पड़ तुम्हारे कान के नीचे लगाओ, ताकि तुम्हारे कानों के सारे पर्दे खुल जाएं और तुम्हें ये बात क्लियरली समझ में आए कि। इससे पहले गौरी आगे कुछ कहती, निक, जो कि हैरानी से उसे देख रहा था, एकदम से उसे अपने बदन में कुछ अजीब सा महसूस हुआ और उसका वह एक हाथ भी, जो कि अब तक बड़ी मुश्किल से हिल पाता था, एकदम से मुड़ने लगा था। उसकी आंखें और चेहरे की नसें तनने लगी थी और चेहरा अजीब तरीके से घूमने लगा था। और ये देखते ही गोरी की आंखें फैल गई थी। वह एकदम से घबरा कर निक के पास जाकर बोली, निक, निक, क्या हो रहा है तुम्हें? निक, निक, डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। कट र कुछ देर बाद आशी, जो कि बेड पर एक बहुत ही पतली नेट से बनी हुई नाइटी पहने एक तरफ करवट बदल लेटी हुई थी, जिससे उसके बदन का लगभग हर हिस्सा क्रिश के सामने विजिबल था, और क्रिश शर्टलेस बहुत ही हल्के हाथों उसके पैरों और कमर की मसाज कर रहा था, क्योंकि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स शायद उस पर असर कर रहे थे और उसका बदन दुख रहा था। वह क्रिश के मजबूत हाथों का सॉफ्ट एहसास जीते हुए बोली, साइको, मैंने महक आंटी से निक के इलाज के बारे में बात की थी और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि उन्हें रिलाइज हो कि उनके हस्बैंड डॉक्टर अर्जुन बजाज जो कर रहे हैं वह गलत है। मुझे उम्मीद थी कि वह हमारी प्रॉब्लम समझेगी और अपने हस्बैंड को इस चीज के लिए कन्विंस कर लेंगी, लेकिन 3 दिन हो गए हैं और उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। साइको, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम कहो तो हम लोग उनसे एक बार बात करने चलें। अगर हम समझाएंगे तो हो सकता है कि। इससे पहले आशी आगे कुछ कहती, क्रिश ने मालिश करते हुए कहा, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फायरफ्लाई। अब तक तुमने अपना तरीका इस्तेमाल किया है, लेकिन अब मेरे तरीके की बारी है, और खबरदार, इस बार तुम मुझे नहीं रुकोगी। अर्जुन बजाज के साथ क्या करना है और क्या नहीं मैं देख लूंगा। हाँ, तो उन्हें करने ही पड़ेगी। कहकर क्रिश ने हाथ बढ़ाकर टेबल पर रखा हुआ अपना मोबाइल फोन उठाया और किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ से तुरंत फोन कॉल रिसीव होता है। हेलो राका, आप मेरी बात ध्यान से सुनो, अपनी टीम के साथ। लेकिन इससे पहले क्रिश आगे कुछ कहता, दूसरी तरफ से राका ने हड़बड़ाते हुए घबरा कर बताया, किंग, एक बहुत बुरी खबर है। वह निक। व्हाट? कब? अब तुम वहां सब संभालो, मैं जल्दी से जल्द वहां पहुंचता हूं। कहते हुए क्रिश ने कॉल डिस्कनेक्ट की और दूसरे नंबर पर कॉल लगाते हुए बोला, हेलो रवि, जल्द से जल्द हमारे स्विट्जरलैंड पहुंचने के लिए जेट रेडी करो।
और हाँ, रास्ते के लिए फीमेल डॉक्टर और नर्स का अरेंजमेंट भी कर देना। अंडरस्टैंड, कहकर कृष ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट की तो वही आशी कृष को अचानक इस तरह परेशान देख हल्के से अपना पेट संभाल उठकर बैठे हुए बोली, साई को क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? और हम लोग स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, सब ठीक तो है ना? आशी की बात सुन कृष जल्दी से एक क्लोजेस्ट रूम में गया और अपने साथ साथ आशी के लिए कपड़े लाते हुए बोला, इसे जल्दी पहनो, फायरफ्लाई बाद में बताता हूँ। इतना कहकर वह कुछ जरूरी पैकिंग जल्दी जल्दी करने लगा था। तो वही उसकी हरकत पर आशी का दिल बैठ जा रहा था। हालांकि उसका दिमाग उसे कुछ सिग्नल दे रहा था, लेकिन वह चाहकर भी इस बात पर यकीन नहीं करना चाहती थी। कुछ ही देर में वह अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। जहां प्लेन में बैठते ही आशी ने कहा, साई को प्लीज कुछ तो बोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कहीं हमारा नेक। कहते हुए आशी की आंखों में घबराहट और जुबान लड़खड़ा रही थी। तो वही कृष जो कि खुद अपने भाई की हेल्थ को लेकर बहुत परेशान था, बावजूद इसके आशी को अपने सीने से लगाते हुए कंफर्ट करते हुए बोला, उश घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में मौजूद रॉकी और नताशा, श्रेया और अथर्व जो कि एक दिन पहले ही कैलिफोर्निया पहुंच चुके थे, अपने मॉम डैड यानी सिंघानिया फैमिली के साथ प्राइवेट जेट से स्विट्जरलैंड के लिए निकल चुके थे। तो वही अंश, अक्षत, काजल और खुशी जो कि फिलहाल आशी के साथ हुई डेविडसन फैमिली की हरकत के बाद कुछ नाराज थे और इतने दिनों से उन लोगों के साथ सारे कनेक्शन तोड़ चुके थे। हालांकि अपने पिता अक्षत जिंदल से कुछ कुछ सच पता चलने के बाद अंश के दिल में इस परिवार के लिए कड़वाहट खत्म हो चुकी थी। और खुशी जो कि भले ही एक माँ थी, लेकिन साथ ही एना राहुल और निक की वेल विशर थी, इंसानियत, पुरानी रिश्तेदारी और दोस्ती के नाते ही सही, अपने पति अक्षत जिंदल से रिक्वेस्ट कर पूरी फैमिली के साथ स्विट्जरलैंड के लिए निकल चुकी थी। तो वही माही और समर भी माही की फैमिली वालों के साथ जा चुके थे। दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड में एना करो कर बुरा हाल हो रहा था। राहुल उन्हें संभाल रहे थे जब डॉक्टर ने आकर